नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका विवेचना आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। तो जो बोर्ड पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो है कि व्हाई द टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। मतलब आप लोगों के लिए, अगर मैं आपको मान के चलता हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस बारे में बात करते हैं कि सर, हम अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो वो हम कर रहे हैं, और इतनी सारी चीजों पर जब हम फोकस करते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो क्या क्या चीजें करनी है, और कैसे करनी है, और कब करनी है, ये चीजें हैं जो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर आपको ये बात, आप लोग इजीली मैनेज करना सीख गए, तो ये जो यूपीएससी की जर्नी है, जो कि 1 से 1.5 साल की जर्नी मानी जाती है, इस 1 से 1.5 साल की जर्नी को कर पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है। तो मैं आज कुछ बातें आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हो वो आप मुझे यहाँ पर बताते रहें, और आप जो बताइएगा उन प्रॉब्लम्स पर हम साथ साथ डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं और यूपीएससी में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, तो बेसिकली ये क्या है। तो देखो, सबसे मेन तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे कब देना है एग्जाम। उसके हिसाब से ही हम टाइम निकालेंगे कि हमारे पास है कितना टाइम, ये तो पता चले। तो आप में से कुछ होंगे जो 2026 में दे रहे होंगे, कुछ होंगे जो 2027 में दे रहे होंगे, और कुछ होंगे जो 2028 में भी दे रहे होंगे। ठीक है। तो मेजर जो मेजोरिटी है, जो अभी अगर बात करते हैं, तो 26 वाली है और 27 वाली। ठीक है। अब बात आती है कि सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इस चीज को। क्यों? क्योंकि करना बहुत कुछ है, जिसमें कि हमें एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी चीज जो हमें इसमें करनी है वो है प्रैक्टिस। मेन अगर मैं कहूँ तो दो ही चीजें हैं। और इस प्रैक्टिस में फिर से दो पार्ट हैं। एक क्या है, प्रैक्टिस का एक पार्ट है हमारा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, जो कि हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जरूरी है। और दूसरी क्या है, हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि हमारे मेंस के लिए है। और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू का मामला कुछ ऐसा है कि उसकी प्रिपरेशन आपकी, जिस दिन से आपने सोच लिया है कि मुझे आईएएस बनना है, उस दिन से ये प्रिपरेशन है जो वो शुरू हो गई। ठीक है। अब सिलेबस नो डाउट बहुत वास्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, इसको देखिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, आपने 27 या 28 में प्लान किया, तो एक रिक्वायरमेंट जो आपके कमरे में होनी चाहिए, कमरा मैं बोल रहा हूँ तो ये इंटेंशनली बोल रहा हूँ, कमरे का मेरे कहने का मतलब है कि आपका एक प्लेस होना चाहिए जिसको आप ये कहें कि ये मेरा स्टडी प्लेस है। ठीक है। आपके घर में भी होना चाहिए, और आप अगर लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं तब तो फिर आपका है ही। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपने घर में भी एक स्पेस आपको बना करके रखना है, तो आप वही एक टेबल और एक चेयर चाहिए। सबसे पहली चीज है जो मैंने, क्योंकि सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये सिलेबस ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब क्या है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और यूपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करेंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी में सिलेबस को डाउनलोड कर लो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश में सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। तो उस सिलेबस को डाउनलोड करके आप अपनी दीवार पे पहले तो चिपकाइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन में हमें सिलेबस कंप्लीट तो करना है, लेकिन सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये एग्जैक्टली हमें अगर कोई बता सकता है तो वो है हमारा सिलेबस। क्योंकि भाई यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो ओरिजिनल वाला ही जो यूपीएससी की वेबसाइट में सिलेबस दिया है वो। बाकी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या गूगल पे भी आप टाइप करेंगे तो उन्होंने क्या है कि सिंप्लीफाई कर दिया है कि भाई सिलेबस के अंदर क्या है। तो उसके जो आप कहेंगे कि मेन सिलेबस में एक लाइन लिखी है, तो उसके भी जो भी पार्ट्स हो सकते हैं वो सारी चीजें भी मिल जाएंगी। बट स्टिल आपको उसमें नहीं जाना है, आपको क्या करना है, ओरिजिनल वाले को ही डाउनलोड करना है और फिर उसको निकाल लेना है। ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें से कुछ पेजेस हैं जो सिलेबस वाले पेजेस को आपको निकालना है और फिर पेस्ट कर लेना, पहली बात। इससे क्या होगा, इससे मुझे एक तो ये पता चलेगा कि सर कितना पढ़ना है। ठीक है। हाउ मच, कितना सर मुझे इसमें पढ़ना है, मतलब कितनी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, और कौन से सब्जेक्ट है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, है ना, सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं। अब देखो क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट ऐसे नहीं होंगे जो आपको नहीं समझ में आते होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आते हैं।
तो जो आपको ऐसे सब्जेक्ट मिले जो आपको अपने से पढ़ने में इजी लगते हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो वो आप टारगेट कर लीजिए, पहले उनको निकाल लीजिए कि भाई मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन है जो वो बीए हुआ है, और बीए में आपने हिस्ट्री पढ़ा है, और हिस्ट्री पढ़ा है तो आपका इंटरेस्ट हो गया उसमें, तो मतलब उस सब्जेक्ट को तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट जो भी इसमें है, जैसे कि मैं कहूँ तो सोसाइटी है ना, सोसाइटी तब पढ़ सकते हैं अपने आप से भी, है ना। इंटरेस्ट में अगर कहें लोगों को आईआर में इंटरेस्ट होता है, पढ़ सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप अपने आप से भी काफी हद तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, या आपका कोई रुचि का विषय, आपकी जो भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो आप एक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप पहले निकाल लो कि भाई ये वाले मैं अपने आप से भी पढ़ सकता हूँ। अब उसके बाद आपको ये पता चल गया कि इतना पढ़ना है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको जब पता चल गए, अब उसके बाद जो तीसरी चीज आएगी कि भाई मेरे पास कितना समय है, कितना टाइम। अब इसी टाइम के अंदर वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं नाम ले लेता हूँ एक बार। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका एथिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, एथिक्स के अलावा आप कहें तो ये सोसाइटी हो गया, आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, और गवर्नेंस हो गया, गवर्नेंस हो गया। इसके अलावा साइंस एंड टेक इसमें हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो लगभग लगभग इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने में। अब इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए समय तो हमारे पास एक साल का ही है, कि प्रिपरेशन एक साल की है। एक साल की इस प्रिपरेशन में 1 से 1.5 साल इसके लिए माना जाता है। ये 1 से 1.5 साल की प्रिपरेशन, और इस 1 से 1.5 साल की प्रिपरेशन में आपको वो सारी चीजें हैं जो वो मैनेज करनी है, जिसमें कि आपका प्रैक्टिस भी आ जाएगा, सिलेबस भी आ जाएगा। पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आप भाई सिलेबस को देखो, और सिलेबस को देख करके कुछ सब्जेक्ट्स को आप निकाल लो जो आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट है। तो एक तो ये हो गया कि भाई हमने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में सेपरेट कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें हो सकता है आपको किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़े। तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं तब तो फिर बेहतर है, जैसे जैसे कोचिंग आपको बताता जा रहा है वैसे वैसे साथ साथ आप चलिए, तो इजीली आप उसको कर पाए। ठीक है, और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन में भी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अलग अलग जगहों पर मिल जाएंगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी कंसिस्टेंसी आपको अपने आप से मेंटेन करनी है। तो वो भी यहाँ पर इजीली हो सकता है। मेन जो समस्या आती है वो है टाइम मैनेजमेंट पर, और जो हमारी आज का टॉपिक का मेन पॉइंट भी है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका एक ओवरऑल 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 आपका एक टारगेट होना चाहिए, तो वो आपने बना लिया। जैसे मैंने आपको 1.5 साल दे दिया, ये तो आपका ओवरऑल का हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मंथली और डेली, ये डेली, और कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मंथली के अलावा वीकली भी बना, है ना ईशा, वीकली भी बना लेते हैं कि भाई वीकली कर लेंगे तो ठीक है। तो ओवरऑल मंथली, वीकली या डेली, इस तरीके से आपको अपने आप को घुमाना है। तो ओवरऑल में आपका एम क्लियर हो गया कि भाई इतने टाइम में हमें ये सारी चीजें करनी है। अब उसके बाद आपको क्या है कि मंथली पहले अपने आप को सिलेबस को देख करके, उसके अंदर की गहराइयों को देख करके डिसाइड करना है कि भाई हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स कर लीजिए। कि जैसे हिस्ट्री है, कि इसको मैं, या ज्योग्राफी को आप ले लीजिए, कि ज्योग्राफी है, मैं 40 डेज में इसको कंप्लीट करूंगा या करूंगी। ठीक है, इस तरीके से सबके अपने अपने टाइम फिक्स कर लीजिए, इतने दिन में मुझे ये करना है। ठीक है, तो आप, और फिर आपको डेली का टाइम पीरियड बनाना होगा। ठीक है, तो जैसे आप मंथली कर लेंगे या वीकली कर लिया आपने, वीकली जैसे कुछ बच्चे करते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट का इतना हिस्सा हम पहले करेंगे, सबसे पहले तो मंथली आप बनाइए। तो सबसे ओवरऑल बनाया आपने, उसके बाद मंथली आपने दिन निकाल लिए कि ज्योग्राफी में इतने दिन, हिस्ट्री में इतने दिन। तो आपने सारे सब्जेक्ट्स के अपने दिन है जो वो लिख लिए कि इतने इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट्स करने हैं। तो इससे आपको क्या है कि एक ये आइडिया लगेगा कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा चल रहा है,
तो इस तारीख तक ये खत्म हो जाना चाहिए, तो आपको टारगेट मिल जाए। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको डेली का शेड्यूल बनाना होगा। अब डेली भी भाई जब ये 40 घंटे करना है तो इसका मतलब है कि डेली कम से कम 3 से 4 घंटे इसको देना पड़ेगा, तभी तो जाकर के हो पाएगा। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि जब आप बनाए अपना डेली का टाइम टेबल, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट की लगातार पढ़ते हैं, और कई बार स्टूडेंट्स दो सब्जेक्ट इजिली मैनेज, मतलब मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट आप लोग इजिली मैनेज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इनकेस आप ऐसे हैं कि नहीं सर मुझे एक ही मैनेज करना है, तो एक में भी कर सकते हैं, लेकिन बोरियत ना हो इसके लिए क्या तरीका है कि हम 2 सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं, और जो हम 2 सब्जेक्ट्स को चुनते हैं उन 2 सब्जेक्ट्स को हम एक एक करके पैरेलली चलाते हैं साथ। ठीक है, तो इजी हो जाता है। तो डेली का अपना जो टाइम टेबल बनाइए, मेन तो यही है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से आप इस टाइम टेबल, इस ओवरऑल वाले पार्ट पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो डेली का टारगेट आपको बनाना है। अब इस डेली के टारगेट में एक तो आपका सिलेबस हो गया, मतलब आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए भाई, एक मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, रीडिंग क्या क्या करना है पहले ये लिख लीजिए अपने पेज में, कि रीडिंग की पढ़ाई करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी मतलब आपने खुद से पढ़ाई करना है, प्लस आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है, ये कंपलसरी, जो जो कंपलसरी चीजें हैं कि डेली करना ही करना है, वो आप लिख लीजिए। सिर्फ पढ़ाई करनी है सब्जेक्ट की कुछ घंटे रिवीजन को देने हैं, और कुछ घंटे मुझे एमसीक्यूज को देने हैं, और कुछ घंटे मुझे आंसर राइटिंग को देने हैं। और इसके अलावा क्या होगा कि अलग से मुझे करंट अफेयर को भी कुछ घंटे देने हैं, है ना, सेपरेट। तो ये मेरी ऐसी होगी जो मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, रिवीजन करना ही करना है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। और कुछ ना कुछ क्यों पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि मेरा मंथली टारगेट में मैंने दिन फिक्स कर लिए कि इस सब्जेक्ट को इतने दिन में, इस सब्जेक्ट को इतने दिन में करना है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने मंथली टारगेट अपना बना लिया है, इसकी वजह से मुझे डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कितने घंटे पढ़नी पड़ेगी, कम से कम 4 घंटे। तो इसको आप एक साथ न मान के इसको 2-2 घंटे के 2 स्लॉट में बांट, है ना, 2 घंटे प्लस 2, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट बनाइए, और इसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को डाल दीजिए। जैसे कि आपने एक में डाल दिया, इसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, और इसमें आपने डाल दिया कि भाई जो भी मेरा सब्जेक्ट हो गया हो या होने वाला है, जो जो आपका एक सब्जेक्ट बड़ा रखिए और एक सब्जेक्ट छोटा रखिए। मान लीजिए इसमें आपने अपने इंटरेस्ट वाला कोई सब्जेक्ट डाल दिया, तो मैं सोसाइटी डाल देता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सोसाइटी डाल देता कि मैंने मुझे सोसाइटी पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है। अब सोसाइटी हल्का है, मैं इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ रहा हूँ, या हिस्ट्री भी हो सकता है भाई। वैसे तो हिस्ट्री बड़ा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं वो हो गया, और एक आपके रुचि का विषय। तो इंटरेस्ट का विषय मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री आपके लिए कितना भी बड़ा हो, वो मजा आता है उसमें, आता है तो आता है, या आईआर डाल दीजिए। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट इस तरीके से अपने पढ़ाई के लिए ले लीजिए। 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ाई के लिए लिए, इसके अलावा रिवीजन के लिए अपने फिक्स रख दीजिए कि भाई मुझे 2 घंटे रिवीजन के लिए देना है। शुरू में आप 1 घंटा दीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा दीजिए, तो मैं इसको 1+1 लिख देता हूँ। ये 1+1 क्यों लिखा है बेटा मैंने, 1+1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1+1 से कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिवीजन उस सब्जेक्ट का करेंगे जो चल रहा है, ऑनगोइंग सब्जेक्ट। और ये वाला जो 1 घंटा है, इसमें किसका रिवीजन करेंगे, जो हो चुका है। ठीक है, फास्ट, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ के खत्म, भाई आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, 40 दिन बाद ज्योग्राफी पास्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, हिस्ट्री नया सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नए सब्जेक्ट को जिसको खुद से पढ़ रहे हो या कोचिंग में कहीं पे भी पढ़ के आते हो, क्लास करते हो आप, तो क्लास करने के बाद आपने ये सब्जेक्ट, जैसे अभी की मैं बात करूँ तो हमारी अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट में अभी ज्योग्राफी आपका चल रहा है। तो ज्योग्राफी आपका भी चल रहा है, तो मतलब इस 1 घंटे में ज्योग्राफी का ही रिवीजन कर, लेकिन इस 1 घंटे में कौन सा करना है जो साइंस टेक आपका हो चुका, तो इसमें वो वाला सब्जेक्ट, तो एक पास्ट का सब्जेक्ट, एक करंट का सब्जेक्ट, इस तरीके से 2 घंटे आपके रिवीजन में चलेगा। ठीक है, अभी टिल दिसंबर, टिल दिसंबर 2025, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ये उनके लिए जो 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, टिल दिसंबर 2025। और ऐसे स्टूडेंट जो 2027 में दे रहे हैं, उनके लिए टिल दिसंबर 2026, है ना, क्योंकि फिक्स है हमारी चीजें। क्योंकि होता क्या है कि दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर के
मई तक आप क्या करेंगे, प्री ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि तब हमें प्री ओरिएंटेड हो ही जाना है, तो फिर अपनी प्रैक्टिस, फिर हमारी टाइम टेबल है हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दिसंबर तक की अगर बात करें तो दिसंबर तक एमसीक्यूज को आप सेपरेटली अलग से 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, और आंसर राइटिंग को भी आप 30 मिनट दीजिए, 30 मिनट। और करंट अफेयर्स है जो, ये आपका कम से कम, अभी शुरुआत है अगर तो 2 घंटे ले जाएगा, लेकिन टारगेट रखिएगा कि मैं इसको 1 घंटा या सवा घंटा 1.5 घंटे तक खत्म कर दूं, समराइज कर दूं, है ना। तो इसका टारगेट आपका, मैं अभी 2 घंटे लिख देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आपको ज्यादा समय लगता है, तो धीमे धीमे आदत हो जाती है। क्योंकि करंट अफेयर की मजेदार बात क्या है, करंट अफेयर की जो मजेदार बात है वो ये है, करंट अफेयर जैसे जैसे आप समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आपके दिमाग में पास्ट में वो सारी चीजें, घटनाएं एक तरीके से एक सीरीज का काम करती है, लिंक का काम करती है, फिर आपको बार बार नया नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे कि, और करंट अफेयर से हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब मान लीजिए कि एक ही कोई क्वेश्चन है या एक ही कोई टॉपिक है, एक ही कोई आर्टिकल है जो आपने पिछले 1 महीने में 3 बार पढ़ लिया या 4 बार पढ़ लिया। एक ही आर्टिकल का मतलब एक ही थीम पर आर्टिकल है, 4 बार पढ़ लिया, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ गए, है ना। तो बार बार अगर एक ही थीम पर आ रहा है, भाई कम्युनलिज्म का एक्ट हुआ कहीं और उस पर एक आर्टिकल, 10 दिन बाद फिर से कहीं कम्युनलिज्म का एक्ट हुआ, फिर से आपने आर्टिकल पढ़ा, फिर आपने दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, तो यानी कि वहां वो इस वक्त गंभीर मुद्दा बना हुआ है और उसके चांसेस बनते हैं। और कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक हिंसा, ये हमारे इंटर्न सिक्योरिटी का एक टॉपिक भी है, बिल्कुल आ सकता है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए कि आपने गवर्नर पर पढ़ा या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर पढ़ा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहता, इस समय इंपॉर्टेंट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजाइन किया है अभी हाल ही में, और फिर उसके बाद नए जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका चुनाव हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो वहाँ क्या प्रोसेस है, कैसे इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे हटाया जा सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वहां से क्वेश्चन फ्री और मेंस दोनों में बन सकता है। तो इस तरीके से हम एक आइडिया लगाते हैं कि भाई करंट अफेयर कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब 2 घंटे ले जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आप डेली बेसिस पर करते हैं, जिसमें आपकी 2-2 घंटे की, अगर आप दो नहीं मैनेज कर पा रहे तो एक एक करके सब्जेक्ट मैनेज कीजिए, डिपेंड करेगा आपके पास कितना समय है। अगर आप 2026 में दे रहे हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा, हो सकता है 3 सब्जेक्ट भी करने पड़ जाए। लेकिन अगर आप 27 में दे रहे हैं तो आपके पास समय है, तो अगर आपके पास समय है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये दो दो 4 घंटे ये हो गए, 2 घंटे और 6 घंटे ये हो गए, और उसके अलावा 1 घंटा ये 7 घंटे हो गए, और उसके अलावा 2 घंटे ये 9 घंटे हो गए। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि सर 8 से 9 घंटे अगर आप डेली पढ़ेंगे, करंट अफेयर को अभी धीमे धीमे कम करेंगे ना तो 1 घंटा होगा, तो 8 से 9 घंटे अगर डेली पढ़ेंगे, यहाँ पर मेरे शब्द को सुनिएगा, मैंने कहा यहाँ पर कि 8 से 9 घंटे का अगर आप डेली का टाइम टेबल फिक्स करें, डेली टाइम टेबल, तो आप जो है वो सक्सेस की ओर चले जाएंगे। अब मैं सक्सेस की बात अगर कर रहा हूँ, यहाँ पर साथ में मैं डेली की बात भी कर रहा हूँ, मतलब आपकी कंसिस्टेंसी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबका एक काम होना चाहिए कि भाई घर जा करके अपने अकॉर्डिंग, जब भी आप उठते हैं, जब भी आप सोते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेली का टाइम टेबल बना लेना है ना। और वरना क्या होता है ना, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैं वीकली में कंफर्टेबल हूँ कि वीकली एक सब्जेक्ट हम कंप्लीट करें। अब इसके नेगेटिव सुनिए, वीकली में क्या होगा, वीकली में आप एक, वीकली आपने सिर्फ बना लिया कि भाई मुझे ज्योग्राफी के इतने टॉपिक है जो वो वीकली कंप्लीट कर लो, ज्योग्राफी तो हो जाएगा जी, ज्योग्राफी तो हो जाएगा। आंसर राइटिंग है जो, उसके लिए भी आपने बना लिया, वो भी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीक्यू छूट रहा होगा, कहीं ना कहीं आपका एमसीक्यू छूट रहा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी नहीं है अभी, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो एमसीक्यू पीछे रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका डेली का फिक्स नहीं है। आपने तो मंथली बना लिया कि मुझे इतना करना है, एक दिन आपने पढ़ा ही नहीं, दूसरे दिन आपने ज्यादा पढ़ा, एक ही लेकर कुछ ना कुछ, मतलब वीकली, डेली ना बनाने की प्रॉब्लम, वीकली मंथली आपने बना लिया और डेली नहीं बना, तो डेली ना बनाने से
ना। अगर आप डेली इसको नहीं बनाते तो एक हो सकता है कि मिस हो जाए कुछ। और दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब बेटा हम कोई काम डेली बेसिस पर करते हैं ना, तो डेली बेसिस पर जब हम किसी काम को करते हैं तो वो हमारी एक आदत का हिस्सा बनता है। ठीक है। तो पढ़ाई तो चलो ठीक है, आप डेली कर ही लेते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रैक्टिस है जो वो आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हो। हर बच्चे का जो वीक पॉइंट, जो मैक्सिमम बच्चों का वीक पॉइंट रहता है वो रहता है प्रैक्टिस वीक का। तो प्रैक्टिस वाला पार्ट है जो वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। और मान के चलिए कि अगर ये प्रैक्टिस मतलब जिसमें कि दोनों चीजें इंक्लूड है, एमसीक्यू और आंसर राइटिंग, तो एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग अगर कुछ मिस हो रहा है तो ये आपकी डेली डेली रूटीन एक्टिविटी बन नहीं पाई। और अगर ये डेली रूटीन एक्टिविटी नहीं बन पाई तो फिर क्या है कि आप उसमें कंफर्ट जोन में नहीं आ पाएंगे। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन इज जस्ट लाइक कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो शुरू शुरू में जब गाड़ी चलाते थे तो कैसे चलाते, या ब्रश करते थे तो कैसे करते, है ना? आपको बताया जाता था कि ये वाले दांत को साफ करो, इस वाले दांत को साफ करो। और जब गाड़ी चलाते थे तो बार बार क्या है कि गियर को देखते थे कि ये पहला गियर, ये दूसरा गियर। नजरें नीचे भी चली जाती थी, कई बार नजरें ब्रेक पर जाती थी कि ब्रेक लगाना है, अच्छा ठीक है ये रहा ब्रेक, है ना? लेकिन अब क्या होता है, एक लंबे समय बाद जब बहुत लंबे समय से आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिर क्या होता है, आप अपने आप ऑटोमेटिकली सब काम कर रहे हैं। फिर तो कोई देख भी नहीं रहे हैं अपने आप, इवन आप कुछ और सोच रहे हैं, गाने सुन रहे हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी अपने चल रही है ना। क्योंकि अब वो आप इतना हैबिचुअल हो गए हैं, इतनी हैबिट हो चुकी है उस चीज की कि वो अब आपके लिए कोई टास्क नहीं है। लेकिन शुरू शुरू का वो दिन याद कीजिए जब आपने गाड़ी चलाना शुरू किया था, और शुरू का एक महीना बड़े ध्यान से, है ना, लोग मजाक उड़ाते थे कि ऐसे पोजीशन में बैठे हो, होता था कि नहीं? लोग मजाक उड़ाते थे कि कैसे पोजीशन में, क्योंकि आप अंदर से बड़े डरे, इतनी पास से निकाल दी, इतनी सी जगह है, क्या निकल पाएगी गाड़ी? इधर ट्रक खड़ा है, इधर दूसरा ट्रक खड़ा है, क्या इतने से निकल जाएगी गाड़ी? अब आपको सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हैबिट होती है। तो जब किसी चीज की हैबिट हो जाती है, जैसे कि इस वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर आप डेली करते हैं ये काम, तो हम इसमें क्या हो जाता है, ये हमारे लिए ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि वो रेगुलर वाली एक्टिविटी है। तो जब आप डेली ये काम घर में कर रहे हैं, तो एग्जाम हॉल प्रेशर को मेंटेन करने में, एग्जाम हॉल प्रेशर प्रेशर एग्जाम हॉल प्रेशर को मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा डेली की एक्टिविटी, जिसने आपको इतना कंफर्टेबल कर दिया है, जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को ये बात, आपका मन आपके दिमाग को ये बार बार बोल रहा है कि वही तो एक्टिविटी है जो डेली करते थे, इसमें कुछ अनोखा थोड़ी है। तो जहां एक तरफ दूसरे स्टूडेंट्स जिनके मुंह के अंदर का सलाइवा सूख गया है, आंखों का पानी सूख गया है, एग्जाम हॉल आ रहा है, एग्जाम हॉल जैसे जैसे पेपर बचने वाला है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही, वहां आप बहुत कंफर्टेबली बैठ जाए। वहां आप कंफर्टेबली क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपने डेली बेसिस पर इसको प्रैक्टिस किया है, और आपको पता है कि ठीक है वही मिलेगा पेपर, मुझे पता है कि मैं आराम से 1.5 घंटे में कर लूंगा। फेल होने का डर दिमाग से धीमे धीमे निकल जाएगा। आप याद रखिएगा कि 90% स्टूडेंट्स डू नॉट फेल इन द एग्जाम, दे जस्ट फेल एट देयर होम। अपने घर में ही फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 90% स्टूडेंट है जो 90% स्टूडेंट है जो वो प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ाई ही करते रहते हैं, और लास्ट में वो जब सीधे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो वो चीज बन नहीं पाती, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको इंट्यूशन डेवलप होता है, और इंट्यूशन अगर आपका डेवलप नहीं हुआ है, यूपीएससी का एग्जाम में आपको लिखित में दे सकता हूँ, आप पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 100% जो क्वेश्चन आपको आते होंगे उनकी जो संख्या है वो होगी मुश्किल से 20-30। पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? 50%। मान के चलते हैं 50% सेफ जोन के लिए, है ना? 50% आपको लाना, तो उसके लिए डेली एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। तो टाइम को क्या बेटा चुराना पड़ेगा, टाइम को हमें चोरी करना पड़ेगा। बिजी सब है, पूरी दुनिया बिजी है, सब अपने अपने काम में बिजी है, और जो जितने भी आप पूछोगे उसके हिसाब से वही सबसे ज्यादा बिजी महसूस करेगा, है ना? तो बात यह कि सब जब बिजी है तो उसी में हमें भी काम करना है। और यूपीएससी में प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, यूपीएससी में जो प्रॉब्लम है वो क्या है? कंपटीशन। क्योंकि बेटा प्रॉब्लम है कंपटीशन। तो यहाँ पर एक रोल कौन प्ले कर रहा है कि जो रेगुलर हो जाएगा, भाई 12 लाख फॉर्म गिरेंगे, और इस 12 लाख में से
आपको पता है अगर 1000 वैकेंसी निकलती है आती है, 1000 अगर वैकेंसी है तो पास हो मतलब आप मान के चलिए कि 12 गुना के आसपास जो है लोग फ्री में पास कराएगा। 10-12 हजार लोगों को पास होना, 12 लाख में से 12 हजार है जो वो पास हो, ठीक है। तो अब फ्री में, और जब ये क्या है, इसके कंपटीशन को बढ़ा देता है, और यही क्या है आपके दिमाग में प्रेशर पैदा कर देगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है ना। लेकिन आपको चिंता इसलिए नहीं करनी है कि अगर आपने डेली काम किया, डेली काम किया तो आप हो जाएंगे हैबिचुअल। तो आपका दिमाग ये बोलेगा कि भाई मैं हर बार जब पास हो रहा हूँ तो आज कुछ अनोखा नहीं होने वाला है। ये सही बात है। आप अगर डेली टेस्ट पेपर में अपने घर में पास हो जाते हैं तो वहां पे फेल अचानक थोड़ी ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप वहां भी पास होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स लाइन है कि इसके पार जाओगे तभी पास होगे। वो तो आप ही लोग बनाओगे, डिसाइड करोगे कट ऑफ। डिपेंड करता है कि कैसा एग्जाम आया है, टफ आया है, इजी आया है ना। तो फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ पर हैबिचुअल होना जरूरी है। अब जैसे ही मैं कह रहा हूँ हैबिचुअल होना जरूरी है, तो फिर यहाँ पर डेली टाइम टेबल का रोल है जो वो पड़ता है। मंथली टाइम टेबल भी आपको बनाना है, ईयरली भी बनाना है। मंथली इसलिए बनाना है ताकि आप इजीली अपने आप को टारगेट दे पाओ। ईयरली इसलिए बनाना है ताकि आपको ओवरऑल एम है जो वो सामने दिखता रहे, है ना। और सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है ताकि आपको ये पता चलता रहे कि मैंने सिलेबस का इतना पोर्शन मेरा पक्का हो गया है। चाहे प्री का लिखवा लो, चाहे प्री में आंसर आंसर करवा लो, चाहे मेंस के आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली अपने टाइम टेबल को। और ये टाइम टेबल चेंज भी करना पड़ेगा, हो सकता है 10 दिन में ही चेंज करना पड़े, हो सकता है अगले ही दिन चेंज करना पड़ जाए। लेकिन ये कब पता चलेगा और किससे पता चलेगा? आपको ही पता चलेगा जब आप उसको फॉलो करोगे तब। फॉलो ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? जब आप डेली फॉलो करोगे तो आपको उसकी प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, प्रॉब्लम पता चलेंगी तो आप चेंज कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो ये बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं, वह है तो बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मिला करके इस एग्जाम को क्लियर करा, ठीक है। आप किसी से भी पूछेंगे भाई तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम पास हो गए, तो वो लास्ट टाइम की बात है तो बता देगा कि मैंने एग्जाम टाइम में ऐसा किया वैसा किया। लेकिन वो उस और वो चीज अगर आप कर लोगे तो पास हो जाओगे क्या? या आपने नहीं की है क्या? आप नहीं करते क्या? आपने भी वो काम किया है। लेकिन बात यह है कि आपने उसको सिर्फ लास्ट टाइम पे किया, लास्ट के 4 महीने पढ़ लिया, 3 महीने पढ़ लिया, के लिए 4 महीने। लेकिन उसने क्या है कि एक आदत बना ली अपनी रेगुलर पढ़ने की, लास्ट के 4 महीने ज्यादा पढ़ लिया, है ना। तो चीजें पर इजीली हो गई, मैनेज हो गई, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करना था। बाकी